दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इसके लिए आप लोग बोलेंगे सर हमारा अप्लाई नहीं होगा, नहीं अप्लाई होगा। आप लोग अप्लाई कीजिए। वंशावली के आधार पर जो आपको प्रॉपर्टी मिला है उत्तराधिकारी के रूप में, जैसे मान लीजिए दादाजी का संपत्ति, नाना जी का संपत्ति, चाचा जी वाला संपत्ति, पिताजी वाला संपत्ति, जब हम आपके प्लॉट पे आने से पहले हम आप लोग से कुछ दस्तावेज मांगेंगे। दस्तावेज में खतियानी हो सकता है, केवाला हो सकता है। आप लोग को सारी आदमी को बारी बारी से जो है ना क्वेश्चन लेंगे। पहले हम अपनी बात खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सभी को मौका दिया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण में हम लोग को करना क्या है, भूमि के सर्वेक्षण कैसे करना है, इसके लिए क्या आवश्यकता है, आपका क्या भूमिका रहेगा, मेरा क्या भूमिका रहेगा, जो सर्वे कर्मी आए हुए हैं अंचल से उनका क्या भूमिका रहेगा, इसी के सिलसिला में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। आज से कुछ दिन पहले भी सर्वे हो चुका है। इसका एक बार कैडस्टर सर्वे हुआ था 1895-1901 के आसपास में। उसके बाद फिर रिविजनल सर्वे हुआ 1961 के आसपास में, 61-62 कुछ दिन तक चला। बहुत सारा जिला में हुआ, बहुत सारा जिलों में नहीं हुआ। तो अभी आप लोग को मुजफ्फरपुर जिला में रिविजनल सर्वे अप्रूव किया गया है, अप्रूवल है आप लोग के पास में। तो उसी के आधार पे हम लोग सर्वे करेंगे। सर्वे करने से पहले जो है सो सरकार ने 20 अगस्त को जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से उद्घोषणा कर दिया गया है, प्रपत्र 1 के माध्यम से। जो हमारे जो कर्मी लोग हैं, हमारे अमीन साहब हैं, वो आपके प्लॉट में आकर के, आपके मौजा में जाकर के ज़मीन का सर्वे करेंगे। इसके लिए सभी को सूचित कर दिया गया है। इसमें लिखा गया है जो अमीन साहब जो आपके मौजा में आएंगे, इसको आप लोग सहयोग करेंगे इनको। और अगर किसी प्रकार के सर्वे करने में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होता है, इसमें भी आप लोग सहयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे फसल लगा हुआ है, कहीं पे झाड़ी लगा हुआ है, अगर मान लीजिए सर्वे काम में डिस्टर्ब हो रहा है, बाधा बन रहा है, इसको भी हटाने में आप लोग ग्रामीण के सहयोग से इसको हटाने में आप लोग सहयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग अपने ज़मीन का जो है, बहुत सारा ज़मीन का आर मेर सब नहीं है, इसको भी आप लोग ठीक करने का काम करेंगे। प्रयास रहेगा कि आप लोग ठीक कर लेंगे आर मेर को। और इसके अलावा इस चीज़ की सूचना जो है सो सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं इन लोगों को भी दिया गया है। उद्घोषणा तो सरकार के माध्यम से कर दिया गया है। उद्घोषणा करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इसमें रैयत का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें करना क्या है, जो जिनके पास में जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसके लिए आप लोग को एक दस्तावेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। दस्तावेज क्या देना है, जैसे मान लीजिए हम आपके प्लॉट पे आने से पहले हम आप लोग से कुछ दस्तावेज मांगेंगे। दस्तावेज में खतियानी हो सकता है, केवाला हो सकता है, बास्कित पर्चा हो सकता है, दान पर्चा हो सकता है। मतलब आपके पास में जो भी ज़मीन के कागजात है उसके बारे में उसके लिए हम आप लोग को इसका छाया प्रति एक फॉर्म के माध्यम से हम समर्पित करने के लिए आप लोग को बोलेंगे। इसके लिए आपको भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके मौजा में ही हमारे अमीन साहब आएंगे, मुखिया जी के माध्यम से कोई जगह निर्धारित किया जाएगा और यहाँ पे आप लोग अपना समस्या भी रख सकते हैं। और हमारे अमीन साहब को आप लोग प्रपत्र 2 के माध्यम से जमा करेंगे, आप लोग कर सकते हैं ये काम आसानी पूर्वक। प्रपत्र 2 जिसमें आप लोग अपना सारा दस्तावेज का जो ब्यौरा है उसमें लिख करके भरेंगे। हम इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, इसके जानकारी जो है प्रपत्र 2 के माध्यम से आप लोग अमीन साहब को प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें जो है ना 3 तरीका से आप लोग अपना दस्तावेज जमा कर सकते हैं। एक तो अमीन साहब के पास में जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और हमारे मीनापुर अंचल में शिविर कार्यालय है, बंदोबस्त कार्यालय है, जो आपके अंचल के पीछे में जो रिकॉर्ड रूम था अभिलेखागार, उसी में बंदोबस्त कार्यालय बनाया गया है, नीचे वाला फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। उसमें भी आकर के आप लोग अपना बात रख सकते हैं और अपना दस्तावेज जमा कर सकते हैं। तो इसके दस्तावेज आप लोग कैसे जमा कीजिएगा, इसके लिए एक प्रपत्र 2 जनरेट किया गया है सरकार के माध्यम से। इसी प्रपत्र 2 में जो है ना, तो ज़मीन का सारा ब्यौरा को भरना है। आपके पास में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है ज़मीन से संबंधित, आपके पास में खतियानी ज़मीन है, जो भी ज़मीन है, सारा के सारा ज़मीन का ब्यौरा इसमें लिखिएगा। इसमें लिखना क्या है, इसमें 11 कॉलम बना हुआ है। कॉलम में जैसे 1 नंबर है, इसमें रैयत का नाम भराएगा। 2 नंबर कॉलम में स्थायी पता भराएगा, जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं उसका कुछ न कुछ पता होगा, पता भराएगा। उसके बाद 3 नंबर में खाता संख्या है, 4 नंबर में खेसरा संख्या है, 5 नंबर में रकबा है। रकबा को डिसमिल में भरना है, ठीक है, जो भी रकबा होगा। 6 नंबर में चौहद्दी है,
जमीन का चौहद्दी डालिएगा। जैसे मान लीजिए किसी खतियान में चौहद्दी दिया हुआ है और केवाला में चौहद्दी दिया हुआ है, तो ये वाला चौहद्दी अगर वर्तमान में वस्तु स्थिति ये है यही डालिएगा, और नहीं तो वर्तमान में जो अभी आपके खेत के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो जोत रहे हैं उनका नाम डालिएगा। मान लीजिए अगर किसी खेत के पूरब साइड या पश्चिम साइड में एक के अलावा 2 आदमी खेत जोत रहे हैं, तो इसमें लिख दीजिएगा, एक आदमी का नाम डाल दीजिएगा वगैरह करके डाल दीजिएगा। तो जो यहाँ पे जाएंगे हमारे अमीन साहब, उनको पता चलेगा जो वास्तव में पूरब साइड में जो है ना 2 आदमी का इसका ज़मीन पड़ता है, तो समझने में थोड़ा सहूलियत होगा। और उसके बाद 7 नंबर है ज़मीन का किस्म। आपका ज़मीन किस प्रकार से है, किस टाइप का ज़मीन है, धनहर है, भीट है, पड़ती है, बांस है, जो भी है उस ज़मीन को आप इसमें दर्शाइएगा। 8 नंबर में है लगान। शेष लगान को छोड़ करके इसमें भी दर्शा देना है अगर आप लोग को जानकारी हो तो। इसके बाद जमाबंदी संख्या। सभी ज़मीन का कोई ना कोई जमाबंदी होता है। अगर मान लीजिए आपका दाखिल खारिज हो चुका है तो वर्तमान में आपके नाम से जमाबंदी कायम हो गया होगा। अगर जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं उनके नाम से जमाबंदी होगा। तो जो भी जमाबंदी वर्तमान में अभी होगा, 1 मिनट आप लोग को सारे आदमी को बारी बारी से जो है ना क्वेश्चन लेंगे। पहले हम अपनी बात खत्म कर लेते हैं, उसके बाद सभी को मौका दिया जाएगा एक एक करके। जिनको भी जरूरत है, मतलब अगर नहीं समझे उसमें, तो आप लोग खड़ा होकर के क्वेश्चन कीजिएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप लोग को संतुष्ट करने का। जी जी ठीक है, तो आप लोग शांतिपूर्वक थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सुन ले, उसके बाद फिर आप लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसमें जमाबंदी संख्या डालिएगा। 10 नंबर खाना जो है इसमें लिखा हुआ है भूमि पर दावा का अधिकार, आधार। भूमि जो आपके पास में उपलब्ध है, किस आधार पे आप इस जमीन पे दावा कर रहे हैं। मौखिक तो नहीं कर सकते हैं, आपके पास में कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा, आपके पास में कुछ ना कुछ तो दस्तावेज होना चाहिए, केवाला होना चाहिए, पर्चा होना चाहिए, दान वाला कुछ होना चाहिए, या तो खतियान होना चाहिए। आपके पूर्वज से अगर ज़मीन मिला है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसका छाया प्रति इसमें लगा करके फॉर्म में अटैच करवाइए। उसके बाद 11 नंबर में है अभियुक्ति कॉलम। अभियुक्ति का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए ज़मीन में किसी तरह के विवाद है तो इस अभियुक्ति कॉलम में लिखिएगा। बात संख्या आता है, केस नंबर, टाइटल चल रहा है, जो भी चल रहा है, DCLR के पास में कोई मामला है तो जो भी है उसमें अभियुक्ति कॉलम में दर्शा दीजिएगा। जिस खेसरा में है उस खेसरा के सामने तो हम जो अमीन साहब जाएंगे उनको पता चलेगा कि इस खेसरा में विवादित जमीन है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, 1 पेज में नहीं आएगा तो आप लोग 2 पेज भरिएगा, 2 पेज में नहीं होगा 3 पेज में भरिएगा, 3 पेज नहीं होगा 4 पेज में भरिएगा। लेकिन प्रपत्र 2 में अपने जमीन भूमि का सारा ब्यौरा इसमें डालिएगा। आपके पास में जो भी भूमि है तो प्रपत्र 2 में जितने भी आपके पास में भूमि है सारा का सारा इसमें जानकारी डालना है। ये प्रपत्र 2 हो गया। आगे चलते हैं हम प्रपत्र 3 में। प्रपत्र 3 का क्या काम है, तो प्रपत्र 3 के बारे में बताते हैं। इसका नाम है प्रपत्र 3(1) वंशावली अधिनियम की धारा 5(1). इसमें जो है ना वंशावली का डिटेल्स भरना है। वंशावली के आधार पे जो आपको प्रॉपर्टी मिला है, जैसे मान लीजिए आपको अपने पिताजी से संपत्ति मिला है, आपके दादाजी से संपत्ति मिला है, तो जो आप बंटवारा करके जो आपके नाम से प्रॉपर्टी आया है इसका डिटेल्स इसमें भरिएगा। अगर मान लीजिए कोई 4 भाई हैं, अगर वो चारों भाई मिलजुमना खाता खुलवाना चाहता है, जैसे मान लीजिए किसी का होता है जब साथ में ही चारों भाई खाता खुलवाएं, तो इसमें चारों का नाम इसमें ऐड कीजिएगा। अगर मान लीजिए बंटवारा के आधार पर चारों भाई अलग अलग खाता खुलवाना चाहता है तो अपने नाम से इसमें सिर्फ अपना ही नाम डालिएगा, इसमें अपना नाम, पिता का नाम। इसके बाद इसमें सारा जो ग्राम, खाता, खेसरा, इसमें सब जो लिखना है हिंदी में सब लिखा हुआ है, इसमें सब जो है ना डाटा जितना भी है उसको भर देना है। इसमें वंशावली के आधार पे जो आपका जो इसमें बनता है इसके आधार पे आप भरिएगा। इसी का एक दूसरा पेज है, 3(1) का दूसरा पेज, सेकेंड पेज में है जो वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। वंशावली के आधार पर जो आपको प्रॉपर्टी मिला है उत्तराधिकारी के रूप में, जैसे मान लीजिए दादाजी का संपत्ति, नाना जी का संपत्ति, चाचा जी वाला संपत्ति, पिताजी वाला संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में जो मिला है इसका ब्यौरा इसमें भरिएगा। और प्रपत्र 2 में सारा ब्यौरा भरिएगा। जो अपना नाम अपने नाम से है वो भी डालिएगा, और जो अपने नाम से नहीं है, जैसे मान लीजिए दादाजी वाला संपत्ति है, पिताजी वाला संपत्ति है, वो भी डालिएगा प्रपत्र 2 में। तो प्रपत्र 3 का जो सेकेंड पेज है, दूसरा पेज है, उसमें वंशावली के आधार पे इसमें डालना है। और एक बात और, वंशावली जो बनाइएगा उसमें बहन का भी नाम डालना है।
जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी के नाम से 5 कट्ठा जमीन है, पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, पिताजी का 2 बेटा 2 बेटी है, तो वंशावली जो बनेगा उसमें जो है ना पिताजी के जो बेटी का नाम है वो भी दर्शाया जाएगा। तो इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है सो बेटी का भी बराबर का अधिकार दिया गया है। तो आप लोग इसमें जो है सो बेटी का भी नाम वंशावली में दर्शाइएगा। आप लोग का क्वेश्चन रहेगा सर वंशावली कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा? तो वंशावली जो है ना स्वघोषित वंशावली देना है आप लोगों को, स्वघोषित वंशावली अपने से बना करके देना है। और आप लोग वंशावली गलत नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब आप वंशावली देंगे तो इसी तरह से ग्राम सभा लगा करके मुखिया जी और सरपंच साहब, समिति साहब, वार्ड 5 वार्ड सदस्य के माध्यम से हम उसको सत्यापित करेंगे। जैसे मान लीजिए गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे जो ये जो वंशावली दिए हैं क्या वास्तव में सही है। अगर मान लीजिए कोई गलत वंशावली दे दिए हैं तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए वंशावली सब सही दीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी को वाहन से वाहन प्रॉपर्टी नहीं लेगी, बहुत सारा होता है जो हम प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, तो इसके लिए भी प्रावधान है। तो वाहन से जो है सो लिखवाना पड़ेगा आपको, या तो जब ग्राम सभा लगेगा उस टाइम में वो आकर के अपना सत्यापित करेंगे जो हम नहीं लेना चाहते हैं, तो ये काम भी आप लोग को करवाना पड़ेगा। इसके बाद वंशावली जो है खुद से बना करके दे दीजिएगा। अगर सरपंच साहब के माध्यम से बने तो भी बनवा के दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आदमी को समझ में नहीं आएगा तो आप बनवा करके दे सकते हैं, तो ये वंशावली भी चलेगा। जैसे ही प्रपत्र 2-3-1 का काम समाप्त हो जाएगा, ऐसे तो प्रपत्र 3-1-2 कलेक्शन का टाइम मतलब उसको जो है उसका टाइम दिया गया था 15 सितंबर तक, लेकिन आप लोग आगे भी दे सकते हैं। हम लोग अभी जैसे आपके मौजा में हमारे अमीन साहब आएंगे और वो आकर के प्रपत्र 2-1-3 के बारे में जिनको समझ में नहीं आया है कैंप लगाएंगे, बैठेंगे, आप लोग को बताएंगे भी, और आप लोग को कैसे भरा जाता है उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। तो ये भी काम करेंगे। जैसे ही प्रपत्र 3-1-2 का काम समाप्त होगा उसके बाद हम लोग आएंगे आपके, हमारा इसमें बहुत सारा काम है, जैसे बाउंड्री फिक्स करना है आपके मौजा का, ट्रांजैक्शन का काम है वो हमारा और एजेंसी हम लोग करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके हम प्लॉट पे आएंगे, जब प्लॉट पे आएंगे हम किस्तबार करने के लिए, तो हम सारे रैयत को बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके मौजा में आएंगे तो आपके मौजा में मुखिया जी के, सरपंच जी के माध्यम से सूचित किया जाएगा आप लोगों को। आप लोग आएंगे, अपना अपना दस्तावेज भी हम मांगेंगे उस टाइम में, जो ओरिजिनल दस्तावेज है तो उस टाइम में आप लोग अपना दिखाएंगे, और जो आप लोग दिए हुए तो हमारे पास में अवेलेबल है। किस्तबार करने के लिए आएंगे उस टाइम में, प्लॉट पे आएंगे उस टाइम में सब अपना अपना जानकारी दीजिएगा। उसके बाद जब किस्तबार हो जाएगा फिर उसके बाद खाना पूरी होगा। उसके बाद कुछ हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस करेंगे, कुछ पेपर तैयार करना होता है वो भी हम करेंगे। उसके बाद जो है ना, जब ये सब काम हो जाने के बाद आपको हम प्रपत्र 7 देंगे। प्रपत्र 7 क्या होता है? प्रपत्र 7 में जमीन का सारा ब्यौरा लिखा रहता है। प्रपत्र 7 में जैसे जमीन में पुराना खेसरा, जो हम नया खेसरा डालेंगे वो खेसरा, पुराना खाता, नया खाता, चौहद्दी डालेंगे हम जमीन का। उसके बाद आपके प्रपत्र 7 के साथ में एक हम मैप भी देंगे, LPM जिसको बोलते हैं, लैंड पार्सल मैप, वो भी देंगे। आपका जो हम आपको प्रपत्र 7 में जितना भी जानकारी देंगे सारा का सारा चीज़ इसमें लिखा रहेगा। आप ऑनलाइन भी उसको चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का इसमें त्रुटि है, जैसे मान लीजिए आप लोग 10 तरह का दस्तावेज दिए, 10 खेसरा का दस्तावेज दिए, हम आपको 8 खेसरा का ब्यौरा दिए, इसमें 2 खेसरा का नहीं दिए, तो आप लोग पूछिएगा हमसे, जो हम तो दिए थे 10 खेसरा, लेकिन आप हमको 8 ही खेसरा का इसमें पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए आप लोग आपत्ति कीजिएगा। आपत्ति कैसे कीजिएगा? प्रपत्र 8 के माध्यम से आप लोग शिविर कार्यालय में आपत्ति कीजिएगा। इसके लिए जिस दिन हम प्रपत्र 7 का वितरण करेंगे उस दिन से 30 दिन का आप लोग को टाइम दिया जाएगा। जो 30 दिन के अंदर में जिनको भी समस्या है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का त्रुटि है उसमें, तो आप लोग 30 दिन के अंदर में एक प्रपत्र 8 आता है, प्रपत्र 8 के माध्यम से आप जो है सो शिविर कार्यालय में आप प्रपत्र 8 भर के जमा करेंगे। जो भी समस्या है इसमें लिखिएगा और एक रिसीविंग आपको मिलेगा, रिसीविंग लेकर के घर आइएगा। फिर उसके बाद आप लोग को फिर सूचना दिया जाएगा एक प्रपत्र के माध्यम से। सूचना के बाद फिर सुनवाई का डेट निर्धारित होगा, सुनवाई होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी प्रकार का आपका पेपर में त्रुटि होगा तो हम पेपर मांगेंगे आपसे। उसके बाद जैसे ही आपका सुनवाई खत्म हो जाने के बाद प्रपत्र 8 का काम समाप्त, सुनवाई का काम खत्म, उसके बाद फिर हम एक अभिलेख जारी करेंगे प्रपत्र 12।
प्रपत्र 12 में जैसे मान लीजिए हम अपना शिविर कार्यालय में चिपका देंगे, मुखिया जी के माध्यम से जो आपका ग्राम कचहरी है वहाँ चिपका देंगे, जहाँ पे मतलब 10 आदमी 20 आदमी जहाँ जमा रहते हैं वहाँ पे हम चिपका देंगे आकर के। आप लोग इसमें देखेंगे जो वास्तव में हम जो सुधार करने के लिए दिए थे, क्या ये सुधार हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारा आदमी का समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत सारा आदमी का नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए 12 में सुधार नहीं हुआ तो आप लोग फिर एक प्रपत्र 14 भर के जमा कीजिएगा शिविर कार्यालय में, बंदोबस्त पदाधिकारी के पास में। इसके लिए आप लोग को 60 दिनों का मोहलत दिया जाएगा। मतलब जिस दिन से आपको हम प्रपत्र 12 चिपकाएंगे उसके 60 दिन के अंदर आप लोग को आपत्ति देना है प्रपत्र 14 में भर करके। प्रपत्र 14 में भर करके आप लोग को आपत्ति बंदोबस्त कार्यालय में देना है। इसके बाद आपको रिसीविंग भी मिलेगा। फिर उसका जो होता है निराकरण के लिए, सुनवाई के लिए वो जो प्रोसेस होता है वो भी प्रोसेस करने के बाद अगर मान लीजिए प्रोसेस हो गया, आपत्ति का टाइम 60 दिन खत्म हो चुका है, उसके बाद फिर हम एक अभिलेख जारी करेंगे 18-19 प्रपत्र 18 में फिर से हम सुधार करने के बाद फिर से उसको हम जारी करेंगे। 18-19 जो है तो उसको जारी करेंगे हम। 18-19 जारी करने के बाद फिर आप लोग देखेंगे जो हमारा सुधार इसमें हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग इसमें देखेंगे जो हमारा इसमें जो हम लोग जो आपत्ति किए हुए थे प्रपत्र 14 में इसका सुधार हुआ कि नहीं हुआ। 18-19 के माध्यम से हम लोग फिर एक प्रपत्र 20 जारी करेंगे। प्रपत्र 20 में ये फाइनल होता है, उसमें सारा का सारा ब्यौरा लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए किसी के ज़मीन का ब्यौरा इसमें गलत है, किसी का 2 डिसमिल कम है, अगर मान लीजिए किसी का 2 डिसमिल कम है वही आदमी जाकर के आपत्ति करेंगे। किसी का 2 डिसमिल ज़्यादा हो तो आपत्ति नहीं करेंगे। तो जिनको त्रुटि हो गया है मान लीजिए प्रपत्र 20 में, वो आगे जा कर के उसको प्रपत्र 21 के माध्यम से जिला बंदोबस्त कार्यालय में आप लोग जमा कीजिएगा। अगर मान लीजिए जिस दिन हम प्रपत्र 20 जारी करेंगे उस दिन से 90 दिन तक का आप लोग का मोहलत दिया जाएगा। 90 दिन के अंदर में आप लोग जाकर के अपना दावा आपत्ति प्रपत्र 21 के माध्यम से आप लोग जिला बंदोबस्त कार्यालय में जमा कीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग अपना रिसीविंग लीजिएगा, फिर उसका सुनवाई किया जाएगा। सुनवाई करने के बाद फिर इसका जो आदेश आएंगे उसके हिसाब से फिर हम लोग जिनके नाम से बोले यहाँ पे बताया जाएगा जो नहीं, आप जैसे मान लीजिए आप कंप्लेन किए, आपके नाम से यहाँ से डिसीजन होकर के आता है जो नहीं इनके नाम से खाता खोला जाए, तो फिर हम आपके नाम से उसका अभिलेख तैयार करेंगे, खाता खोलेंगे आपके नाम से आपके प्लॉट पे जा कर के। तो इसका मेन सार वही है। अगर आप लोग को किसी प्रकार का इसमें समस्या हो रहा है, समझने में त्रुटि है, मतलब नहीं समझ पाए हैं आप लोग, तो आप लोग बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। 1 मिनट और। एक दाखिल खारिज के लिए बहुत आदमी का ये चीज क्वेश्चन होगा। जितने भी आदमी यहाँ पे बैठे होंगे उसमें से 90% आदमी का मन में ये दुविधा है जो हमारा ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दाखिल खारिज के लिए दाखिल खारिज हुआ है तो भी, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी आप लोग प्रपत्र 2 भर के जमा करेंगे। प्रपत्र 2 जमा करने के बाद आप लोग अपना दाखिल खारिज के ऑनलाइन पोर्टल खुला रहता है, उस पर दाखिल खारिज के लिए आप लोग अपना अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो कर्मचारी साहब का काम है, वो करेंगे। जिनका भी सुधार, जैसे मान लीजिए बहुत सारा आदमी का रसीद में त्रुटि है, खाता खेसरा नहीं दिख रहा है, रकबा नहीं दिख रहा है, इसके लिए ऑनलाइन भी पोर्टल खुला हुआ है। आप लोग अपना जा करके उसको सुधार के लिए अपना अप्लाई करेंगे। लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है इसके लिए आप लोग बोलेंगे सर हमारा अप्लाई नहीं होगा, नहीं अप्लाई होगा। आप लोग अप्लाई कीजिए, प्रपत्र 2 भर के अमीन साहब के पास में जमा कीजिए। अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो अमीन साहब यहाँ पे बैठेंगे, आपको समस्या का समाधान करेंगे। अगर नहीं होता है हमसे भी संपर्क कीजिए। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम भी आपको समस्या का समाधान बताएंगे। हम भी आएंगे आपके मौजा में, बार बार आएंगे। तो यही बात हमको आप लोग के बीच में रखना था। सर्वे से जो संबंधित है, जो मेन टॉपिक है, उस चीज़ पे हम चर्चा किए हैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें शॉर्ट कर दिए हैं मौसम को देखते हुए, नहीं तो और कुछ थोड़ा सा हम बताते उसमें। तो आप लोग को अगर जितना भी आवश्यकता है अभी आप लोग को इतना चीज़ हम बता चुके हैं। तो इसमें किसी प्रकार के किसी का मन में अगर सवाल है तो आप लोग एक एक करके खड़ा होकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक सवाल में 10 आदमी का जवाब मिल जाए। तो इसके लिए आप एक एक करके सवाल पूछिए।